नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। अगर 100 सेल होती, 200 सेल होती, तो भी मैं आपकी बात मान लेता कि आप सही कह रहे हैं। अगर 1000 और 10,000 सेल्स भी होती ना, तो भी मैं आपकी बात मान लेता कि आप सही कह रहे हैं। पर आप खुद भी जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो होती है ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी है, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियंस, लाखों, करोड़ों, अरबों सेल की ह्यूमन बॉडी है। तो फिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आज एक डाउट है हमारे स्टूडेंट को, आपके साथ में शेयर करता हूँ। फिर मैं स्टार्ट करूंगा लेक्चर। बॉडी फ्लूइड, ब्लड, ब्लड का कंपोजिशन, ब्लड का फंक्शन, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, एनीमिया एंड ब्लड कोगुलेशन। ये सारे टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। पर पहले इन भाई साहब का, हमारे परम मित्र का डाउट सुन लेते हैं। तो इनका डाउट है कि सर हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है, वो ह्यूमन बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल की बनी होती है। जैसे मान लीजिए ह्यूमन बॉडी है, आप सभी जानते हैं सेल से टिश्यू बनाए, टिश्यू से ऑर्गन बनाए, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनाए, ऑर्गन सिस्टम आपस में इंटरकनेक्ट होके एक ह्यूमन बॉडी तैयार होती है। ठीक है, ये बात आप सभी को पता होगी कि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से ह्यूमन बॉडी बनती है। अब हमारे परम मित्र का डाउट है कि सर ये जो ह्यूमन बॉडी होती है, इसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल होती है, मतलब कि अरबों करोड़ों सेल होती है सर इसके अंदर। तो आप हर सेल तक, ये जो करोड़ों सेल से आपकी बॉडी बनी है, तो आप हर सेल तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचाओगे? आप हर सेल तक पानी कैसे पहुंचाओगे? आप हर सेल तक न्यूट्रिशन कैसे पहुंचाओगे? और आप हर सेल से वेस्ट को कैसे निकालोगे, वेस्ट मटेरियल को कैसे निकालोगे? बात तो सही है इनकी कि अगर 100-200 सेल होती, 1000-2000 सेल होती, तो आसानी से काम हो जाता। पर यहाँ पर तो लाखों, करोड़ों, अरबों सेल से ह्यूमन बॉडी में, तो फिर उनमें हम ऑक्सीजन कैसे प्रोवाइड करेंगे? ऑक्सीजन जाना भी जरूरी है सेल्स के पास, है ना? न्यूट्रिशन जाना भी जरूरी है सेल्स के पास, और वहां से वेस्ट प्रोडक्ट को भी निकालना जरूरी है सेल्स से। तो अब क्या करें? ऐसा क्या करें कि हम सेल्स को ऑक्सीजन भी दे दें, न्यूट्रिशन भी दे दें, और सेल का जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको निकाल भी दें? तो ये काम एक ही इंसान कर सकता है। इंसान एक डायलॉग के लिए बोला मैं, ये काम एक ही कनेक्टिव टिश्यू कर सकता है, उसे कहते हैं ब्लड। तो ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या होता है? ब्लड होता है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी पूरी बॉडी जो है वेस्कुलराइज्ड है, मतलब कि हमारी पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं ब्लड सप्लाई जरूर है, और उसी ब्लड सप्लाई की मदद से ऑक्सीजन जाता है सेल के पास, न्यूट्रिशन जाता है सेल के पास, और ब्लड जो है उन सेल से उनका वेस्ट मटेरियल लेती है और किडनी और लीवर को दे देती है। ठीक है, तो ब्लड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन बॉडी में। चलो सर, ये तो अच्छी बात है कि ये सारा काम कर कौन रहा है? ब्लड कर रहा है। मतलब कि सर ब्लड एक ट्रांसपोर्टर है। हाँ जी सर, ब्लड को ओला उबर वाला कह दे क्या? ओला उबर रैपिडो बिल्कुल कह सकते हो, क्योंकि ब्लड का काम ही वही है, एक जगह से लेना, दूसरी जगह पे छोड़ना। तो ब्लड की बात करें, ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, और वी कैन से फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड। ब्लड का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन करने का, ऑक्सीजन पहुंचाना है, न्यूट्रिएंट पहुंचाना है, वेस्ट को रिमूव करना है, तो ब्लड ही करेगा। अब ध्यान से सुनना जो मैं आपको बोलने वाला हूं। मैंने अभी सांस ली, ये सांस कहां पर गई? मेरे लंग्स में गई। अब ये मेरे लंग्स में गई ऑक्सीजन, पर ये मेरी पूरी बॉडी में कैसे सर्कुलेट हो जाएगी? विद द हेल्प ऑफ ब्लड। तो ब्लड क्या करेगा? पूरी बॉडी में ऑक्सीजन लेके जाएगा कि भैया ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, है ना? पूरी बॉडी में ऑक्सीजन लेके जाएगा हर सेल के पास। और मैं बाहर क्या निकाल रहा हूं? CO2। तो CO2 लेकर आएगा, ब्लड जो है CO2 लेकर आएगा लंग्स के पास, लंग्स के पास लेकर आएगा, ताकि वो बॉडी से बाहर निकल जाए। तो ब्लड का काम बहुत अच्छा है। जब मैं ऑक्सीजन लूंगा ना, तो ब्लड क्या करेगा? इस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में दे देगा, और वहां से CO2 ले लुआ कर लंग्स के पास आएगा, और जब मैं CO2 निकालूंगा, तब वो CO2 निकल गई। तो मतलब ब्लड का बहुत अच्छा काम है कि ब्लड जो है लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर सारे सेल और टिश्यू को दे देता है, और वहां से जो भी CO2 निकलता है ना, वो वापस लंग्स में फेंक देता है, ताकि मैं बाहर निकाल सकूं। सीधी सी बात। और एक और बात, जो भी सेल्स का वेस्ट होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, वो वेस्ट मटेरियल भी ब्लड में ही होता है। सपोज ये ब्लड है और इसमें सेल का वेस्ट मटेरियल है। अब ये सेल का वेस्ट मटेरियल जो है ब्लड किसके पास पहुंचा देता है?
किडनी के पास, लीवर के पास। क्यों? क्योंकि किडनी करती है ब्लड का फिल्ट्रेशन। ब्लड को फिल्टर कौन करती है? किडनी करती है। और ब्लड को फिल्टर करके यूरिन का फॉर्मेशन करके वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है आपका जो भी वेस्ट मटेरियल होता है। इसीलिए किडनी के पास, लीवर के पास चला जाता है वेस्ट मटेरियल। तो कौन पहुंचाता है? ब्लड। तो ब्लड ही यहाँ पर खिलाड़ी है। तो ब्लड की ही डिटेल स्टडी करनी है, चाहे ऑक्सीजन ले जाना हो, चाहे CO2 को बाहर फेंकना हो, चाहे वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंकना हो, चाहे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना हो सेल को। सबसे मेन खिलाड़ी कौन है? ब्लड। ठीक है, तो ब्लड की बात करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम देखेंगे बॉडी फ्लूइड। अब देखो बॉडी फ्लूइड का मतलब क्या होता है वो भी आप समझ लो। अगर मैं बात करूं बॉडी फ्लूइड की, तो बॉडी फ्लूइड का मतलब होता है ऐसे फ्लूइड जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर बने हुए हों। मैं ह्यूमन हूं, मेरी पूरी ह्यूमन बॉडी है, मेरे अंदर जो भी फ्लूइड बनते हैं, जैसे कि मेरे ब्रेन में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड होता है यहाँ पर? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जैसे कि मेरे जॉइंट में, ये जो मेरा जॉइंट है ना, इसको कहते हैं साइनोवियल जॉइंट। जॉइंट वाले लेक्चर में पढ़ाया था मैंने। तो इस साइनोवियल जॉइंट के अंदर फ्लूइड होता है, उसे कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। क्या कहते हैं? साइनोवियल फ्लूइड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो गया, साइनोवियल फ्लूइड हो गया, और हमारा जो ब्लड होता है ना, वो भी एक तरह का बॉडी फ्लूइड ही होता है। तो हमारा ब्लड हो गया, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो गया, हमारा साइनोवियल फ्लूइड हो गया, ये जितने भी फ्लूइड होते हैं ये सारे बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, बॉडी के अंदर बनते हैं। क्लियर? तो हमें देखना है मेन ब्लड। ब्लड होता क्या है, ब्लड का कंपोजिशन क्या है, कि कैसे कैसे ब्लड बना। जब मैं ब्लड की स्टडी करूंगा तब मैं देखूंगा कि ब्लड में क्या क्या मिलता है, ब्लड का कंपोजिशन क्या है, और फिर देखेंगे ब्लड के फंक्शंस क्या है। उसके बाद ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन, मतलब कि ब्लड में आपको देखने को मिलेगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन तीनों सेल का फॉर्मेशन कहलाता है हीमोपोइसिस। तो आप कह सकते हैं हीमोपोइसिस का मतलब होता है ब्लड का फॉर्मेशन, या फिर आप कह सकते हैं हीमोपोइसिस का मतलब होता है ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। उसके बाद हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, फिर हम देखेंगे एनीमिया, फिर हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन, कि किस तरह से ब्लड जो है क्लोट होता है। क्लियर? तो वन बाय वन सभी की डिटेल स्टडी हम करेंगे। चलिए, तो इसको क्लियर कर देते हैं और आगे चलते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं ब्लड की, ब्लड के कंपोजिशन की। तो जब मैं ब्लड को देखूंगा ना, तब मुझे दिखेगा कि ब्लड में एक तो होता है आपका फॉर्म्ड एलिमेंट और एक होता है आपका प्लाज्मा। एक तो होता है प्लाज्मा और एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। अब ये प्लाज्मा और कुछ नहीं, जनरली पानी ही होता है, मैक्सिमम परसेंट ये पानी ही होता है। अगर मैं देखूं ब्लड को, तो मुझे देखने को मिल रहा है कि ब्लड में होता है एक तो प्लाज्मा, एक होता है इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या देखने को मिल रहा है? कि एक तो होता है प्लाज्मा, एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। जो प्लाज्मा होता है वो होता है 55%, और जो फॉर्म्ड एलिमेंट होता है वो होता है 45%। और जब मैं देखूंगा प्लाज्मा को कि यार ये प्लाज्मा 55% है ब्लड में, तो ये प्लाज्मा एक्चुअल में है क्या? तो जब मैं इस प्लाज्मा को देखूंगा तो मुझे पता लगेगा ये प्लाज्मा और कुछ नहीं, 90 से 92%, 90 से 92% पानी ही होता है। बाकी के 8% में अमीनो एसिड, प्रोटीन, ये सब आते हैं। पर जनरली अगर प्लाज्मा देखा जाए ब्लड का, तो प्लाज्मा में आपके 90 से 92% जो है पानी ही होता है। क्लियर? जो आपका 55% प्लाज्मा है उसमें 90 से 92% पानी ही होता है। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करें तो ये ब्लड की सेल्स होती है, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो हमने देखा ब्लड का कंपोजिशन। ब्लड बना होता है प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर। प्लाज्मा होता है 55%, फॉर्म्ड एलिमेंट होता है 45%। फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब होता है जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और प्लाज्मा का मतलब होता है कि यहाँ पर मैक्सिमम 90 से 92% पानी ही होता है। इसके अलावा प्लाज्मा में आपको अमीनो एसिड देखने को मिलेंगे, प्रोटीन देखने को मिलेंगे, कई तरह के। तो मैं आपको दिखाता हूँ ब्लड का कंपोजिशन। उससे पहले यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखी है बॉडी फ्लूइड की, जो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। चलिए, नेक्स्ट आपको दे रखा है ब्लड के बारे में। सो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और वी कैन से लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, है ना। और ब्लड जो होता है आपकी बॉडी वेट का 8% रखता है।
मतलब अगर आप 100 किलो के हो तो 8% आपका ब्लड ही होता है वजन में, ठीक है। और एक एडल्ट ह्यूमन बींग में 5 से 6 लीटर खून होता है, एडल्ट में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। तो हमने क्या देखा, इट मेक्स अप 8% ऑफ अवर बॉडी वेट, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन। उसके बाद एक एवरेज एडल्ट में 5 से 6 लीटर खून होता है। ये दोनों बातें क्लियर हो गई, डन। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखा है ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और वी कैन से लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, जो कि बना होता है प्लाज्मा का और फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब होता है ब्लड सेल। अब यहाँ पर ब्लड सेल और प्लेटलेट अलग अलग लिखा है, ऐसा क्यों सर? क्योंकि ब्लड सेल का मतलब तो क्या होना चाहिए था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। तो फिर ये प्लेटलेट को अलग क्यों लिखा गया? क्योंकि प्लेटलेट एक ट्रू सेल नहीं होती, प्लेटलेट एक फ्रेगमेंट होता है। जैसे मान लीजिए कोई बड़ी सी सेल है, इसका नाम है मेगा कैरियोसाइट्स। क्या नाम है? मेगा कैरियोसाइट। इसका एक छोटा सा फ्रेगमेंट होता है, ये छोटा सा फ्रेगमेंट, इसे कहते हैं प्लेटलेट। तो प्लेटलेट इज नॉट ए ट्रू सेल, इसलिए इसको अलग से लिखा गया है, ठीक है। तो प्लेटलेट क्या होता है? फ्रेगमेंट ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स। इट इज नॉट ए ट्रू ब्लड सेल, इसमें न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है, दैट्स व्हाई प्लेटलेट्स को अलग से लिखा गया है। तो ब्लड, अगर ब्लड को देखा जाए तो प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट का बनता है। अगर आप फॉर्म्ड एलिमेंट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, नहीं तो आप प्लेटलेट्स को अलग से भी लिख सकते हो और रीजन दे सकते हो कि प्लेटलेट एक ट्रू सेल नहीं है, इसलिए इसको अलग से लिखा गया है, क्योंकि प्लेटलेट तो एक तरह का फ्रेगमेंट है मेगा कैरियोसाइट्स का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको कंपोजिशन दे रखा है ब्लड का। तो जब आप ब्लड देखेंगे, पूरा ब्लड जब आप देखेंगे, तब आपको पता लगेगा कि मेरा जो पूरा ब्लड है वो बना होता है प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट का। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्लाज्मा होता है 55%, फॉर्म्ड एलिमेंट होता है 45%। प्लाज्मा में जनरली मैक्सिमम 90 से 92% तो वाटर ही होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद अमीनो एसिड, न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, गैसेस, इलेक्ट्रोलाइट, नाइट्रोजन वेस्ट, एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, ये सारे प्रोटीन के नाम है, एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन। तो ये सब भी होता है। तो अगर आप प्लाज्मा को देखेंगे तो प्लाज्मा में 90 से 92% तो पानी ही होता है, पर उसके अलावा अमीनो एसिड, नाइट्रोजन वेस्ट, न्यूट्रिएंट, इलेक्ट्रोलाइट, प्रोटीन, गैसेस। और प्रोटीन कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? जैसे कि आपका एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन और ग्लोब्यूलिन। और जब कभी भी आपको प्रोटीन बनाना है ना, तो प्रोटीन बनाने के लिए हमेशा आपको चाहिए अमीनो एसिड। क्या चाहिए? अमीनो एसिड, क्योंकि अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है। ये अमीनो एसिड आपस में जुड़ जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रखा है अमीनो एसिड, इसलिए यहाँ पर प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ है। और प्रोटीन कौन कौन से हैं? एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन और ग्लोब्यूलिन। ठीक है सर, हमें क्लियर हो गया कि पूरा ब्लड जो है प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट का बना होता है। प्लाज्मा होता है 55%, 55% में से 90 से 92% तो पानी ही होता है। फिर अमीनो एसिड होता है, नाइट्रोजन वेस्ट होता है, न्यूट्रिएंट होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, गैसेस होती है, प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। और हमने देखा कि प्रोटीन अमीनो एसिड से ही बनते हैं। फिर फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपका आरबीसी हो गया। आरबीसी का एक और नाम होता है एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। फिर हो गया आपका ल्यूकोसाइट, इसको कहते हैं डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी का एक और नाम क्या हो गया? ल्यूकोसाइट। फिर आ गया आपका प्लेटलेट, और प्लेटलेट को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। तो हमने देखा आरबीसी को कहते हैं एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। फिर जब आप देखोगे डब्ल्यूबीसी को, तो ये डब्ल्यूबीसी दो तरह से होती है, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। क्या बोलोगे? ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो ग्रेन्युलोसाइट सेल होती है ना, जब मैं इसको देखूंगा माइक्रोस्कोप के नीचे, तब मुझे पता लगेगा कि इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल है। इस सेल के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है ग्रेन्युलोसाइट सेल। तो डब्ल्यूबीसी दो तरह से होती है, एक होती है ग्रेन्युलोसाइट, एक होती है ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट का मतलब होता है कि इस सेल के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल प्रेजेंट है, और ए ग्रेन्युलोसाइट का मतलब होता है कि इस सेल के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ग्रेन्युलोसाइट तीन तरह से होती है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिनोफिल। और आपकी ए ग्रेन्युलोसाइट होती है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ये पूरा आपका ब्लड होता है, ठीक है। अब सबको देखेंगे, अमीनो एसिड का क्या काम है, न्यूट्रोफिल का क्या काम है, आरबीसी क्या होती है, सब कुछ देखेंगे। अभी तक क्लियर हो गया ना? कंपोजिशन में ये पूरा क्लासिफिकेशन आपको लिखना है। चलिए, अब जैसा कि आप देख सकते हैं, प्लाज्मा जो होता है 55% होता है, और इस प्लाज्मा में 90 से 92% तो पानी ही होता है। और एक बात और,
जैसा कि मैंने आपको कहा कि प्लाज्मा 55% होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट 45% होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो ये जो ब्लड की सेल्स होती है, जैसे आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई, प्लेटलेट्स हो गई, ये सारी सेल्स जो है प्लाज्मा में फ्लोट करती रहती है। प्लाज्मा जो कि 55% है, इसमें ऐसे बहती रहती है, फ्लोट करती रहती है। कौन? सारी ब्लड सेल्स, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ऐसे फ्लो करती रहती है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है, सस्पेंड रहती है, फ्लोट करती है। अब वाटर की बात करें तो वाटर यहाँ पर एक्ट एज ए सॉल्वेंट। वाटर मेंटेन ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर एंड रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर ऑल्सो। तो यहाँ पर जो वाटर होता है ना प्लाज्मा में, उसका बहुत सारा रोल होता है। वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट, वाटर मेंटेन ब्लड वॉल्यूम, वाटर मेंटेन ब्लड प्रेशर, वाटर रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो प्रोटीन्स भी देखने को मिलते हैं प्लाज्मा में। पानी होता है, प्लाज्मा में प्रोटीन भी होता है। प्रोटीन होता है 7 से 8%, जैसे कि आपका एल्बुमिन। एल्बुमिन प्रोटीन, ये एल्बुमिन प्रोटीन पता है क्या करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर को एक और नाम से जानते हैं, ऑनकोटिक। तो कभी ऐसा नाम आ जाए तो घबराना मत कि पहली बार सुना है। ऑनकोटिक का मतलब ऑस्मोटिक ही होता है। ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है। ऑनकोटिक प्रेशर, बच्चे से कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या आ गया? अरे कुछ नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर ही है। तो ऑनकोटिक प्रेशर और वीकेंड से ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको मेंटेन करने का काम होता है एल्बुमिन का। हॉर्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने का, ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट करने का, और फैटी एसिड को ट्रांसपोर्ट करने का। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये आपका ब्लड है, ब्लड वेसल में ये आपका ब्लड है ना? अब इस ब्लड को मैंने देखा तो यहाँ पर क्या देखने को मिला मुझे? प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। जब मैंने प्लाज्मा को देखा तो मेरे को देखने को मिला कि 90 से 92% तो इसमें पानी होता है। और मुझे क्या देखने को मिला कि यहाँ पर प्रोटीन भी होते हैं। प्रोटीन जैसे कि एल्बुमिन। तो यहाँ से ये एल्बुमिन निकाल लिया। अब इस एल्बुमिन का क्या काम है? ये जो एल्बुमिन होता है ना, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है हार्मोन को, ड्रग्स को और फैटी एसिड को ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब कि ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। किसको? हार्मोन को, ड्रग को, फैटी एसिड को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हार्मोन को, ड्रग्स को, मेनली ड्रग्स को कौन एक जगह से दूसरी जगह करता है, कौन सा प्रोटीन ब्लड में ऐसा होता है जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, तो वो होता है एल्बुमिन। ठीक है, अब देखो दूसरा प्रोटीन आपको दे रखा है, वो है ग्लोब्यूलिन। और ग्लोब्यूलिन में आपको दे रखा है, एक तो होता है अल्फा, एक होता है बीटा, एक होता है गामा। सो देयर आर 3 टाइप ऑफ ग्लोब्यूलिन: अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन, गामा ग्लोब्यूलिन। अब ये जो अल्फा ग्लोब्यूलिन है और ये जो बीटा ग्लोब्यूलिन है, ये ट्रांसपोर्ट करता है मेटल्स को, लिपिड को और फैट सोल्यूबल विटामिन को। तो ये सारे फंक्शन आपको याद रखने हैं कि कौन किसको ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे कि आपने देखा एल्बुमिन में, तो एल्बुमिन ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट करता है, फैटी एसिड को ट्रांसपोर्ट करता है। वहीं अगर आप देखोगे ग्लोब्यूलिन, तो ये अल्फा और बीटा ग्लोब्यूलिन जो है मेटल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, लिपिड को ट्रांसपोर्ट करते हैं और फैट सोल्यूबल विटामिन्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसके बाद गामा ग्लोबुलिन की बात करें तो इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं। ये क्या होते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब कि ये एंटीबॉडी होती है। एंटीबॉडी आपकी बॉडी में कई तरह से होती है: आईजीजी, आईजीई, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी। ये सारी एंटीबॉडी होती है, चाहो तो लिख लेना। उसके बाद फाइब्रिनोजन होता है। फाइब्रिनोजन जो होता है ब्लड क्लोटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये भी प्लाज्मा प्रोटीन का ही पार्ट है। तो हमने देखा प्लाज्मा प्रोटीन 7 से 8% होता है, जिसमें एल्बुमिन होता है, अल्फा बीटा ग्लोबुलिन होता है, गामा ग्लोबुलिन होता है, फाइब्रिनोजन होता है। और फाइब्रिनोजन जो है ब्लड क्लोटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद हमारे प्लाज्मा में देखने को मिलता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, कई तरह के इलेक्ट्रोलाइट हमारे ब्लड में होते हैं। और जब मैंने आपको मसल कॉन्ट्रेक्शन पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो यहां पर भी लिखा हुआ है कि मसल के फंक्शन में भी आपके इलेक्ट्रोलाइट काम आते हैं। और कौन सा इलेक्ट्रोलाइट? कैल्शियम काम आता है। तो ये जितने भी इलेक्ट्रोलाइट आपको दिख रहे हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ये ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने के काम आते हैं, पीएच को मेंटेन करने के काम आते हैं, और आपके नर्व फंक्शन और मसल फंक्शन को मेंटेन करने में, चेंज करने में काम आते हैं। क्लियर? चलिए, तो हमने देखा प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा प्रोटीन होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। उसके बाद होता है आपका न्यूट्रिएंट। प्लाज्मा में आपका न्यूट्रिएंट भी होता है। न्यूट्रिएंट जैसे कि ब्लड में ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड होते हैं, लिपिड होता है, लिपिड जैसे कि ट्राइग्लिसराइड्स हो गया, कोलेस्टेरॉल हो गया। फिर आपके विटामिन होते हैं, मिनरल होते हैं।
और ये विटामिन और मिनरल जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं ये एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद हॉर्मोन्स की बात करते हैं। मैंने आपको जब लेक्चर बताया था इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, तो वहां पर मैंने बताई थी एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है डक्टलेस ग्लैंड। ऐसी ग्लैंड जिसके पास डक्ट ही नहीं है, वो अपना सिक्रीशन सीधा ब्लड में डाल देती है। कहां पे डाल देती है? ब्लड में डाल देती है। तो ब्लड में क्या मिलेगा? एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन भी मिलेगा। ठीक है, मतलब कि हार्मोन देखने को मिलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन। और एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन कौन होता है? हार्मोन। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन जो है वो भी आपको ब्लड में देखने को मिलेगा, और ये सिक्रीशन जो है आगे सीधा टारगेट ऑर्गन पे जाएगा जहां पे इसको काम करना है। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये जो यूरिया है, ये जो आपका यूरिक एसिड है, ये जो आपका क्रिएटिनिन है, ये सब भी ब्लड में देखने को मिलता है। ये किडनी लीवर के पास जाते हैं ताकि ब्लड फिल्टर हो और ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आपको दे रखा है फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करते हैं। तो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे कंपोजिशन में रेड ब्लड सेल। जैसा कि हमने बोला कि हमारा जो ब्लड होता है वो फॉर्म्ड एलिमेंट और प्लाज्मा का बना होता है। प्लाज्मा में हमने क्या क्या देखा, एक बार देख लो। प्लाज्मा में हमने देखा पानी मिलता है, प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, हार्मोन होते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। अब देखेंगे सेल्स को, फॉर्म्ड एलिमेंट्स को। तो सबसे पहले ये रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल को कहते हैं एरिथ्रोसाइट। क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। अब देखो नाम में ही स्ट्रक्चर छुपी है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल। तो इसको कैसे याद रखोगे? राउंड बाय कॉनकेव। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? राउंड बाय कॉनकेव। आरबीसी, राउंड बाय कॉनकेव। ठीक है, इस आरबीसी में जो मैच्योर आरबीसी होती है, मैच्योर आरबीसी, उस आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। सर ऐसा क्यों कि मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता? देखो ध्यान से सुनना। आरबीसी को जब मैं देखूंगा ना तो मुझे दिखेगा उसके अंदर हीमोग्लोबिन। क्या दिखेगा? हीमोग्लोबिन। आरबीसी को जब मैं देखूंगा तो मुझे उसके अंदर क्या दिखेगा? हीमोग्लोबिन दिखेगा। फिर मुझे पता लगेगा कि अगर मैं न्यूक्लियस को हटा दूं तो हीमोग्लोबिन के लिए और जगह हो जाएगी। तो हमें क्या करना होता है? न्यूक्लियस को इसलिए हटाते हैं, हमारी प्रोसेस न्यूक्लियस को इसलिए हटा देती है आरबीसी में से ताकि जगह हो जाए और हीमोग्लोबिन आके जुड़ सके। देखो मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, क्यों? ताकि हम हीमोग्लोबिन को ज्यादा स्पेस दे सकें, क्योंकि हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से ही जुड़ता है, तो ऑक्सीजन ज्यादा होगा। समझ में आया? इसलिए ऐसा होता है। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है, हाँ ये वही हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को जोड़ता है, बता दिया मैंने आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि जो भी मैं सांस ले रहा हूँ, ऑक्सीजन लिया, ये कहाँ जाएगा? ये ऑक्सीजन मेरे ब्लड के थ्रू होते हुए सारे टिश्यूज के पास जाएगा। तो आप देख सकते हैं लंग्स से ऑक्सीजन जो है टिश्यू के पास जा रहा है। अब टिश्यू ने अपना वेस्ट प्रोडक्ट निकाला CO2, तो वो ब्लड के थ्रू होते हुए लंग्स में आएगा, और जैसे ही लंग्स में CO2 आया मैंने निकाल दिया। ठीक है, ऐसा होता है। तो ये आरबीसी की बात हुई। उसके बाद है आपकी व्हाइट ब्लड सेल। अब ये बड़ी खतरनाक सेल है, क्योंकि हमने देखा था व्हाइट ब्लड सेल, इसके हमने क्लासिफिकेशन भी देखे थे, ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट, है ना। तो व्हाइट ब्लड सेल की बात करें, सबसे पहले हम देखेंगे ग्रेन्युलोसाइट सेल को। तो ग्रेन्युलोसाइट सेल नाम से पता लग रहा कि ऐसी सेल जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं, इन्हें कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट सेल। देखो यहाँ पे लिखा है प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म, दे आर फर्स्ट रेस्पोंडर टू इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन हुआ है तो सबसे पहले लड़ने कौन जाएगा? हाँ भाई क्या हो गया? सबसे पहले लड़ने कौन जाएगा? ग्रेन्युलोसाइट। कौन जाएगा? ग्रेन्युलोसाइट। सो ग्रेन्युलोसाइट प्रेजेंस इन ग्रेन्यूल इन साइटोप्लाज्म, मतलब कि ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, दे आर फर्स्ट रेस्पॉन्ड टू इन्फेक्शन। मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ WBC, सबसे ज्यादा मिलने वाली WBC होती है ग्रेन्युलोसाइट, और सबसे पहले लड़ने जाती है ग्रेन्युलोसाइट। और आपकी इन्नेट इम्यूनिटी होती है। इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब है कि जब आप पैदा हुए हो ना तब से ये इम्यूनिटी आपके साथ है, तो दिस इज इन्नेट इम्यूनिटी। सो ग्रेन्युलोसाइट का मतलब हो गया कि इस सेल के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल मिलते हैं, ये एक तरह की इन्नेट इम्यूनिटी है। जब कभी भी इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले यही रेस्पॉन्ड करती है, और यहाँ पर ये मोस्ट अबंडेंट होती है, मतलब ज्यादा अमाउंट में मिलती है WBC, ये वाली ग्रेन्युलोसाइट वाली। अब इसके अंदर में आते हैं न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसोफिल, है ना। अब देखो न्यूट्रोफिल का क्या काम होता है? जैसे न्यूट्रोफिल सेल घूम रही है, मैं न्यूट्रोफिल सेल हूं, मैं ऐसे घूम रहा हूं ब्लड में, सब बढ़िया चल रहा है ना, है ना।
और जैसे ही मुझे दिख गया वायरस बैक्टीरिया, तो मैं न्यूट्रोफिल सेल पता है क्या करूंगा, उसको खा जाऊंगा, खत्म। मैं न्यूट्रोफिल सेल उसे खा जाऊंगा। तो मुझे अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल दिखता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो फंगस हो, तो मैं उसे इंगल्फ कर दूंगा, डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मैं उसे खा जाऊंगा और उसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो मैं हूं न्यूट्रोफिल सेल। कौन सी सेल? न्यूट्रोफिल सेल। तो न्यूट्रोफिल सेल सबसे पहली है ग्रेनुलोसाइट सेल में, जहां पर हमने देखा कि ये बैक्टीरिया और फंगस को इंगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसके बाद एसिनोफिल सेल। एसिनोफिल सेल जो होती है ये कॉम्बैट करती है पैरासाइट से। अगर किसी पैरासाइट का इन्फेक्शन हुआ है तो उस कंडीशन में एसिनोफिल सेल जो है उसको जाके लड़ती है। जैसे मान लीजिए मेरी बॉडी में पैरासाइट का इन्फेक्शन हो गया, अरे भाई कैसे हो गया, मैं एसिनोफिल सेल हूं, हटाव इसको यहां से, खत्म कर देगी पैरासाइट को एसिनोफिल सेल, ठीक है। और एलर्जिक रिएक्शन में भी होती है एसिनोफिल सेल रेस्पॉन्सिबल। उसके बाद बेसोफिल सेल। ये बेसोफिल सेल पता है क्या करती है? हिस्टामिन रिलीज कर देती है। और जब कभी भी हिस्टामिन रिलीज होता है तो हमें छींकें आना शुरू हो जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में पानी पानी हो जाता है, एलर्जी हो जाती है। क्या बोलते हैं? एलर्जी हो गई यार अच्छा, एलर्जी हो गई। तो ये जो एलर्जी हो रही है ये किसकी वजह से हो रही है? ये बेसोफिल सेल की वजह से हो रही है, क्योंकि बेसोफिल सेल जो है जैसे ही देखता है कि भैया इन्फेक्शन हो गया, तो ये बेसोफिल सेल जो है हिस्टामिन रिलीज कर देता है। और जैसे ही हिस्टामिन रिलीज होता है ना, ये सारे सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं, जैसे ईचिंग होना, रनिंग नोज होना, वोटरी आई होना, है ना। तो ये सारी सेल्स है आपकी ग्रेनुलोसाइट की, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसोफिल। उसके बाद आपको दे रखा है ए ग्रेनुलोसाइट। तो ए ग्रेनुलोसाइट मतलब जिसके सेल के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल नहीं है। अब ये दो तरह से होती है, एक तो होती है लिम्फोसाइट, एक होती है मोनोसाइट। मेरे साथ बोलो, एक तो होती है लिम्फोसाइट, एक होती है मोनोसाइट। अगर मैं लिम्फोसाइट को देखूं तो लिम्फोसाइट में बी सेल होती है, टी सेल होती है और एन के सेल होती है। बी सेल, टी सेल, नेचुरल किलर सेल आर इंक्लूडेड इन लिम्फोसाइट, ठीक है। और ये जो लिम्फोसाइट होती है ये इन्वॉल्व होती है स्पेसिफिक इम्यूनिटी में। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि लिम्फोसाइट के अंडर में आती है बी सेल, टी सेल और नेचुरल किलर सेल। कौन कौन सी सेल? बी सेल, टी सेल और नेचुरल किलर सेल। ये किसके अंडर में आती है? लिम्फोसाइट के अंडर में। फिर मैंने बोला कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्पेसिफिक इम्यूनिटी के लिए, मतलब कि अगर कोई फॉरेन पार्टिकल मेरे को अफेक्ट कर गया, है ना, जैसे टाइफाइड का बैक्टीरिया मुझे बीमार कर गया, बीमार हो गया मैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, पर अगली बार गलती से टाइफाइड का बैक्टीरिया मेरी बॉडी में आ गया ना, तो मेरी बॉडी इस बार पूरी तरह से तैयार है कि भाई ये पिछली बार आया था, इसने बहुत दंगे करे थे, इस बार इसको नहीं छोड़ना, ये वही बैक्टीरिया है। समझ गए? तो ये होता है स्पेसिफिक इम्यूनिटी, मतलब कि मेरे बॉडी में उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया और वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी बन चुकी है जो पहले मेरी बॉडी में आकर मुझे नुकसान पहुंचा चुका था। और अगर वो डबल आएगा तो मुझे पता है कि ये हरामी है, और ये वर्ड का यूज किया पर ये फ्लो में निकल गया, मुझे पता है कि ये गंदा इंसान है, इसको रोकना है ना। चलिए अब देखो, बी सेल कैसे रोकेगी? ये एंटीबॉडी निकालेगी, आईजीजी, आईजीडी, जो भी एंटीबॉडी है वो ये बी सेल निकालेगी, ठीक है। पर ये टी सेल डायरेक्टली मारेगी। मान लीजिए कोई बैक्टीरिया आया, उस बैक्टीरिया ने हमारी किसी सेल को अफेक्ट कर दिया, खराब कर दिया, और उस सेल पे राज करने लग गया ये हमारी बॉडी की सेल पे। तो ये जो टी सेल होती है ना, ये कुछ नहीं देखती, फिर इसको जैसे ही पता लगा ये सेल खराब है, इस सेल का एपोप्टोसिस कर देगी, सेल डेथ कर देगी, खत्म, कोई मतलब नहीं है। चाहे कैंसर सेल हो, चाहे कोई सी सेल हो, अगर इसको पता लग गया सेल खराब है, उड़ा दो, टी सेल उड़ा दो। टी सेल डायरेक्टली अटैक एंड एलिमिनेट द सेल इन्फेक्टेड विद वायरस, बैक्टीरिया और अदर पैथोजन एज वेल एज कैंसर सेल। कोई सी भी सेल हो, अगर किसी सेल को बैक्टीरिया ने अफेक्ट किया, किसी को वायरस ने अफेक्ट किया, किसी को पैथोजन ने अफेक्ट किया, कोई कैंसर सेल है, सबको उड़ा दो, सबको खत्म कर दो। कौन बोलेगा? टी सेल। और बी सेल क्या करेगी? बी सेल बोलेगी देखो भैया मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं एंटीबॉडी रिलीज कर दूंगी, वो कर लेगा जो करना है। तो बी सेल एंटीबॉडी छोड़ती है और टी सेल डायरेक्टली किल करती है। उसके बाद है मोनोसाइट। मोनोसाइट इज द लार्जेस्ट टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, ये ध्यान रखना, लार्जेस्ट टाइप होता है ये, ठीक है। और इसका काम होता है फेगोसाइट करने का, मतलब कि कोई भी बैक्टीरिया दिखा तो ये ऐसे फेगोसाइट कर लेगी, खा जाएगी, फेगोसाइटोसिस, ये मोनोसाइट का काम हो गया, ठीक है। तो ये एक ग्रेनुलोसाइट्स आपकी सेल्स हो गई। उसके बाद प्लेटलेट्स की बात करते हैं, तो प्लेटलेट्स जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी हम जो ब्लड कोगुलेशन देखेंगे वहां पर हम देखेंगे कि किस तरह से, जैसे मान लीजिए स्किन है, स्किन में कट लग गया, यहां से ब्लड लॉस हो रहा है, तो किस तरह से ये प्लेटलेट आके इस ब्लड लॉस को रोकेगी। अगर हमें कहीं भी कट लगता है तो कट लगने के बाद थोड़ी देर खून निकलता है, उसके बाद वो खून निकलना बंद हो जाता है और वहां पर थक्का जम जाता है, तो उसे कहते हैं
प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, प्लेटलेट ने आकर प्लग फॉर्मेशन कर लिया, प्लेटलेट वहां पर एग्रीगेट हो गई। तो किस तरह से प्लेटलेट अपना रोल प्ले करती है ब्लड के क्लोटिंग में, वो भी डिटेल स्टडी करेंगे। ये सारी सेल्स के डायग्राम में मोनोसाइट, एसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, ये सारी व्हाइट ब्लड सेल्स आपके सामने हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा ब्लड, पूरा ब्लड कंपोजिशन। अब देखो फंक्शन की बात करें तो ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, CO2 को ट्रांसपोर्ट करना। अगर मैं कुछ खा रहा हूं, मैंने कुछ खाया, चबाया, निगला, निगलने के बाद वो मेरे पेट में गया, पेट में जाने के बाद वो मेरे इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन में वो एब्जॉर्ब होगा, और एब्जॉर्ब होने के बाद उसको हर सेल तक ले जाएगा कौन? ये अपना ब्लड। देखो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से हर सेल तक न्यूट्रिशन को ले जाने का काम किसका है? अपने ब्लड का काम है। उसके बाद मेटाबॉलिक वेस्ट मैंने आपको बता दिया, CO2 को लंग्स तक लाएगा और लंग्स से ऑक्सीजन ले जाएगा। फिर एंडोक्राइन ग्लैंड वाले हार्मोन मैंने आपको बता दिए। और एक बात और कि ये थर्मो रेगुलेशन में भी काम करता है, मतलब कि आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी काम करता है। तो हमने देखा ट्रांसपोर्ट में काम आता है ब्लड, जैसे कि रेस्पिरेटरी गैसेस, न्यूट्रिशंस, मेटाबॉलिक वेस्ट, हार्मोन एंड हीट। उसके बाद हम देखते हैं रेगुलेशन। तो अगर पीएच को बैलेंस करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करना है, टेम्परेचर को मेंटेन करना है, तो उन सभी काम में कौन काम आता है? ब्लड काम आता है। यहां तक कि अगर कहीं क्लोट लगाना है, मान लीजिए स्किन ब्रेक हो गई, स्किन में से खून निकल रहा है, तो ब्लड में ही प्लेटलेट होती है और प्लेटलेट ही खून को रोकेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्लड का काम होता है क्लोटिंग मैकेनिज्म का, क्योंकि ब्लड में कौन? प्लेटलेट। और प्लेटलेट क्या करती है? खून का थक्का जमाती है, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन करती है, जिसकी वजह से खून निकलना बंद हो जाता है। उसके बाद इम्यून रिस्पॉन्स, आपको पता है कि ब्लड में WBC होती है, ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट। तो अगर किसी से भी लड़ना है तो ब्लड में इम्यून सेल्स है। फिर होम्योस्टेसिस, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, वही वाली बात हो गई। ब्लड क्लोटिंग एट साइट ऑफ इंजरी, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट टू द किडनी एंड लीवर, मैंने आपको बताया था कि जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको किडनी के पास और लीवर के पास डाल देगी ब्लड, है ना। फिर प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी अगेंस्ट पैथोजन, पैथोजन मतलब कि जो हमें बीमार कर सकते हैं उसके खिलाफ हमारा ब्लड जो है प्रोटेक्शन देगा। हमारे ब्लड में WBC है, ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट, वो कहेगा ऐसे, क्या भैया इधर नहीं आना, चलो, है ना, इम्यून सेल है भाई, WBC है, ऐसे थोड़े ना कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाएगा। तो ये हमने देखा कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बॉडी फ्लूइड क्या होता है, ब्लड क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है और उसके फंक्शन क्या होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस का मतलब होता है ब्लड का फॉर्मेशन, ब्लड का प्रोडक्शन, ब्लड को फॉर्म करना, ब्लड को प्रोड्यूस करना, उसे कहते हैं हीमोपोइसिस। और यहां पर आप एक बात जानते हैं कि ब्लड बेहद जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्लड से सारा काम होता है, सब चीज का ट्रांसपोर्ट ब्लड ही करता है, चाहे ऑक्सीजन पहुंचाना है, चाहे CO2 लाना है, चाहे न्यूट्रिएंट पहुंचाना है, चाहे वेस्ट को लेकर आना है। तो ये सारा काम किसका होता है? ब्लड का ही होता है। और ब्लड में जो सेल्स होती है, जैसे कि RBC हो गई, WBC हो गई, प्लेटलेट्स हो गई, तो इनका बनना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि RBC ऑक्सीजन ले जाता है, WBC इम्यून रिस्पॉन्स दिखाती है ना, पैथोजन को किल करती है, और प्लेटलेट्स ब्लड को क्लोट करती है। तो ये तीनों चीजें हमारे ब्लड में होना बेहद जरूरी है। मतलब ब्लड का फॉर्मेशन और वी कैन से ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है किसी भी इंसान में, ठीक है। तो हीमोपोइसिस का मतलब क्या होता है? ब्लड का या फिर ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन या प्रोड्यूस करना। तो हीमोपोइसिस ऑल्सो नोन एज हेमेटोपोइसिस, सबसे पहले ये बात ध्यान रखना। और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब कि खून बनता ही रहता है, तभी तो हम ब्लड डोनेट करते हैं, क्योंकि हमें पता है डबल बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा, तो ब्लड डोनेशन अच्छी बात है, ठीक है। अब बात करते हैं फीटल लाइफ में। चलो तुम्हें लेकर चलता हूं वहां पर जब तुम यूटेरस में अटैच थे, कहीं पर फेलोपियन ट्यूब के आगे यूटेरस में अटैच थे। तो मतलब जब आप फीटल थे, जब आप फीटल लाइफ में थे, तब आपके अंदर जो ब्लड बना रहा था वो कौन बना रहा था? लीवर, स्प्लीन और थाइमस। ये ध्यान रखना, ब्लड का फॉर्मेशन और वी कैन से ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन जब आप फीटस थे, जब आप यूट्रस में थे, तब आपके ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कौन कर रहा था उस टाइम? उस टाइम ब्लड सेल का फॉर्मेशन करते हैं लीवर, स्प्लीन और थाइमस। पर जब आप पैदा हो गए, जब आप बड़े हो गए, जब आप 18-20 साल तक के हो गए, तो उस टाइम आपकी बॉडी में जो ब्लड सेल होती है वो प्रोड्यूस होती है बोन मेरो में। और कौन सी बोन मेरो में? एक्टिव रेड बोन मेरो में। कहां पर प्रोड्यूस होती है? एक्टिव रेड बोन मेरो में।
तो हमेशा ध्यान रखना, फीटल लाइफ में जो ब्लड सेल प्रोड्यूस होती है वो होती है लीवर, स्प्लीन और थाइमस। और आप जब 18 साल तक के हो जाते हो तो उस कंडीशन में पैदा होने से 18 साल होने तक आपकी जो ब्लड सेल होती है वो प्रोड्यूस होती है एक्टिव रेड बोन मेरो के द्वारा। अब यहां पर मैंने एक्टिव बोला, मतलब कि रेड बोन मेरो जो है एक्टिवेट फॉर्म में होनी चाहिए, तभी ब्लड प्रोड्यूस होगा। उसके बाद अभी मैं 18 साल से ऊपर का हूं, है ना, खैर मैं तो बहुत उम्र का हूं। तो इस कंडीशन में, मेरी कंडीशन में, एडल्ट की कंडीशन में, अब ब्लड कौन बनाता है पता है? आप कहोगे सर एक्टिव रेड बोन मेरो, नहीं, क्योंकि एक्टिव रेड बोन मेरो तो 18-20 साल तक ही बनाती है। उसके बाद कौन बनाता है पता है? उसके बाद बनाता है आपकी मेम्ब्रेनस बोन। कौन बनाती है? मेम्ब्रेनस बोन। क्यों सर, इसको क्या हो गया? अरे ये जो एक्टिव रेड बोन मेरो थी ना, ये एक्टिव रेड बोन मेरो जो है येलो बोन मेरो में कन्वर्ट हो गई। किस में कन्वर्ट हो गई? येलो बोन मेरो में। आप देख सकते हैं कन्वर्टेड इनटू इनएक्टिव येलो बोन मेरो। अब ये इनएक्टिव भी हो गई और येलो भी हो गई, तो ये बना नहीं पाएगी। तो ध्यान रखना, 20 साल के बाद आपकी जो एक्टिव रेड बोन मेरो थी वो इनएक्टिव येलो बोन मेरो में कन्वर्ट हो गई। जब एक्टिव रेड बोन मेरो इनएक्टिव येलो बोन मेरो में कन्वर्ट हो गई तो उसके बाद जिम्मेदारी उठाता है कौन? हमारा मेम्ब्रेनस बोन। कौन? हमारा मेम्ब्रेनस बोन। ये कहता है कि अब मैं ब्लड सेल बनाऊंगा। तो मेम्ब्रेनस बोन कौन कौन सी होती है? जैसे आपकी स्टर्नम, आपकी रिब्स, आपकी वर्टिब्रा, आपकी स्कल, आपकी पेल्विक बोन, ये सारी बोन्स आपकी अभी ब्लड सेल्स बना रही है अगर आप 20 साल से ऊपर के हैं तो। ठीक है, चलिए, अब ये तो हमें पता है कि ब्लड सेल्स कौन सी होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि अगर आपको ब्लड सेल्स बनानी है तो आपको चाहिए स्टेम सेल। क्या चाहिए? स्टेम सेल। अलग अलग तरह की स्टेम सेल चाहिए, जैसे कि प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट। मेरे साथ बोलो, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। ये दोनों ही स्टेम सेल चाहिए होती है अगर आपको ब्लड का फॉर्मेशन करना है तो। और ये स्टेम सेल्स क्या होती है? जो सेल ग्रो करके कुछ भी बना सके। ठीक है, अब देखो, ये जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल है ना, ये तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम काम करती थी आपकी। अब तो आप बड़े हो गए, है ना, तो इस कंडीशन में मल्टीपोटेंट स्टेम सेल काम आती है। ये मल्टीपोटेंट स्टेम सेल आपके बोन मेरो में मिलती है और ये काम आती है। तो हमने देखा कि अगर हमें हीमोपोइसिस करानी है, हेमेटोपोइसिस करानी है, अगर हमें ब्लड का फॉर्मेशन करना है, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करना है, तो ब्लड सेल के फॉर्मेशन के लिए स्टेम सेल्स का होना बेहद जरूरी है। और स्टेम सेल्स यहाँ पर दे रखी है प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट। फिर हमने देखा कि ये जो प्लूरीपोटेंट सेल होती है ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर ब्लड सेल्स बनाती है, और ये जो मल्टीपोटेंट सेल होती है ये अभी की टाइम पर आपके ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कर रही है। और मल्टीपोटेंट सेल भी कौन सी? कौन सी? आपकी HSC, हीमोपोइटिक स्टेम सेल। क्या बोलोगे? हीमोपोइटिक स्टेम सेल। क्लियर? तो यहां पर लिखा है HSC आर क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग द बॉडीज ब्लड सेल सप्लाई। तो कौन मेंटेन करता है? HSC। HSC क्या है? एक मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है। क्लियर? चलिए, अब देखिए यहाँ पर बहुत ही डिटेल स्टडी हम करेंगे कि किस तरह से ये बनता है। तो आप देखेंगे कमिटेड स्टेम सेल। क्या देखेंगे? कमिटेड स्टेम सेल, है ना। ये कमिटेड स्टेम सेल जो है दो तरह से डिवाइड होती है। एक होता है आपका माइलॉइड स्टेम सेल, एक होता है आपका लिम्फोइड स्टेम सेल। देखो, कंफ्यूज नहीं होना, जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे याद रखना। अभी तक हमने क्या देखा वो भी एक बार सुन लो। हमने देखा कि हीमोपोइसिस करानी है तो दो तरह की स्टेम सेल चाहिए, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट। प्लूरीपोटेंट एम्ब्रियोनिक टाइम पे, और मल्टीपोटेंट जो होती है ये स्टेम सेल अभी बोन मेरो में होती है। और इसमें भी कौन करती है? मेनली HSC, हेमेटोपोइटिक आपका स्टेम सेल। उससे पहले हमने देखा कि ये जरूरी होते हैं वगैरह वगैरह। बस, हीमोपोइसिस और हेमेटोपोइसिस एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जहां पर फीटल लाइफ से लेकर आपके एडल्ट होने तक अलग अलग स्टेज पे अलग अलग ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है और अलग अलग ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कभी लीवर, कभी स्प्लिन, कभी थाइमस, तो कभी एक्टिव रेड बोन मेरो, तो कभी मेम्ब्रेनस बोन, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको बोला कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनके फंक्शन आपको पता ही है। उसके बाद प्रोसेस ऑफ हीमोपोइसिस में हमने देखा प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट। प्लूरीपोटेंट जो होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और मल्टीपोटेंट जो होती है वो आपकी बोन मेरो में होती है। और मल्टीपोटेंट स्टेम सेल में भी कौन? हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो है मेंटेन करती है आपकी ब्लड की सेल सप्लाई को। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कमिटेड स्टेम सेल। अब फिर मैंने जब कमिटेड स्टेम सेल देखा तो मैंने देखा कि ये स्टेम सेल जो होती है दो तरह से होती है, मायोलाइड स्टेम सेल और लिम्फोइड स्टेम सेल।
तो मैंने देखा कमिटेड स्टेम सेल, फिर मैंने देखा कि ये जो कमिटेड स्टेम सेल होती है ये दो तरह से होती है, एक होती है माइलिड, एक होती है लिम्फोइड। अब ये जो माइलोइड है इसमें बनता है रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल। मतलब कि ये जो माइलोइड स्टेम सेल है इससे आपका आरबीसी, आपका डब्ल्यूबीसी और आपका प्लेटलेट्स तीनों तरह की सेल बन जाती है। और बात करते हैं लिम्फोइड की, तो वहां पर नाम से पता लग रहा कि लिम्फोइड में लिम्फोसाइट बनेंगे, जैसे कि आपका बी सेल, आपका टी सेल और आपका नेचुरल किलर सेल। और मैंने आपको बताया था कि बी सेल एंटीबॉडी निकालती है, टी सेल सीधा ही किल कर देता है, ये मैंने आपको बताया था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कमिटेड स्टेम सेल जो है दो तरह से डिवाइड होती है, माइलोइड स्टेम सेल और लिम्फोइड स्टेम सेल। माइलोइड स्टेम सेल जो होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनाती है, और लिम्फोइड स्टेम सेल जो होती है बी सेल, टी सेल और नेचुरल किलर सेल बनाती है। अब देखो आरबीसी का फॉर्मेशन। मान लीजिए मुझे ऑक्सीजन की कमी हो गई, मुझे सांस नहीं आ पा रही, मुझे ऑक्सीजन की कमी हो गई। जब कभी भी मेरी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है ना, तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोक्सिया। क्या कहते हैं? हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब होता है ह्यूमन की बॉडी में, ह्यूमन की सेल में ऑक्सीजन की कमी होना, उसको कहते हैं हाइपोक्सिया। क्या कहते हैं? हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया कंडीशन हो गई है, मेरी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। अब जैसे ही मेरी किडनी को पता लगता है, मेरी किडनी देखती है अरे ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो मेरी किडनी निकाल देती है इरिथ्रोपोइटिन। क्या रिलीज करती है? इरिथ्रोपोइटिन। तो ध्यान से सुनो, मेरी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, जैसे ही मेरी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है मेरी किडनी को पता लगता है, और किडनी क्या निकाल देती है? इरिथ्रोपोइटिन। देखो ऑक्सीजन लेवल जैसे ही ब्लड में कम होता है, मेरे सेल के पास कम होता है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? हाइपोक्सिया। किडनी इस कंडीशन को डिटेक्ट करती है कि भैया ऑक्सीजन का लेवल कम है, तो किडनी जो है इरिथ्रोपोइटिन को निकाल देती है। इरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन होता है, ये हार्मोन जाता है बोन मेरो के पास। किसके पास जाता है? बोन मेरो के पास। बोन मेरो में होता है आपका कमिटेड माइलोइड स्टेम सेल। जैसा कि आप देख सकते हैं माइलोइड स्टेम सेल के पास इरिथ्रोपोइटिन आ जाता है कि भैया ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो माइलोइड स्टेम सेल कहता है मैं क्या करूं? तो एरिथ्रोपोइटिन कहता है भैया आप आरबीसी बनाओ। तो माइलोइड स्टेम सेल जो है आरबीसी बनाता है। ठीक है, ध्यान से सुनना हो क्या रहा है। जैसे ही मेरी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, ऑक्सीजन की कमी होते ही मेरी किडनी को पता लग गया, मेरी किडनी ने इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन निकाल दिया। ये इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन ब्लड में गया, ब्लड में जाने के बाद ये बोन मेरो में गया, और बोन मेरो में ये गया माइलोइड स्टेम सेल के पास कि भैया मुझे किडनी ने भेजा है, फटाफट आरबीसी बनाओ। तो माइलोइड स्टेम सेल कहती है जी मालिक अभी बनाती हूँ, आपको किडनी ने भेजा, आपका नाम एरिथ्रोपोइटिन है, अभी मैं आरबीसी बनाती हूँ। तो माइलोइड स्टेम सेल जो है आरबीसी बनाती है। अब मेरी बॉडी में जो ऑक्सीजन की कमी हुई थी वो पता है किस लिए हुई थी? आरबीसी की कमी की वजह से। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि आरबीसी क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। एक बात बताओ, अगर आरबीसी मेरी बॉडी में कम है, मतलब कि मेरी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है, क्योंकि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन मिलता है, और हीमोग्लोबिन कम है मतलब कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कम हो रहा है, और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कम हो रहा है कि मतलब मेरे बॉडी में हाइपोक्सिया हो गया। और जैसे मेरी बॉडी में हाइपोक्सिया हुआ, मेरी किडनी ने इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन निकाल दिया, और जैसे ही ये इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन निकला ये गया बोन मेरो में। बोन मेरो में किससे जाके मिला? माइलोइड स्टेम सेल से जाके मिला। और माइलोइड स्टेम सेल को इसने क्या बोला कि भैया आरबीसी बनाओ। तो माइलोइड स्टेम सेल ने आरबीसी बनाई, और आरबीसी बनने के बाद जब मेरा ऑक्सीजन लेवल सही हो गया तो मेरी किडनी ने बोला कि बस अब रोक दो। तो ऐसे काम होता है, जब कभी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो किडनी इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन निकालती है और वो जाती है माइलोइड स्टेम सेल के पास। माइलोइड स्टेम सेल को वो स्टिमुलेट करती है कि भैया आरबीसी बनाओ। अब कैसे बनता है वो देखो। सबसे पहले जो आरबीसी की कंडीशंस होती है, जैसे आरबीसी ग्रो करके ग्रो करके ग्रो करके बन रही है, तो आरबीसी कैसे बनती है? सबसे पहली स्टेज होती है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है, फिर होता है इरिथ्रोब्लास्ट, फिर होता है नॉर्मोब्लास्ट, फिर होता है रेटिकुलोसाइट, तब जाके एक मैच्योर रेड ब्लड सेल बनती है। अगर रेड ब्लड सेल बनानी है, इरिथ्रोसाइट बनानी है, तो उसको बनाने के लिए बहुत सारी स्टेप्स को गुजरना पड़ता है एक सेल को। सबसे पहले वो होती है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, फिर वो कन्वर्ट होती है इरिथ्रोब्लास्ट में, फिर वो कन्वर्ट होती है नॉर्मोब्लास्ट में, फिर वो कन्वर्ट होती है रेटिकुलोसाइट में, तब जाके वो कन्वर्ट होती है मैच्योर रेड ब्लड सेल में, जिसको कहते हैं इरिथ्रोसाइट में। तो इस तरह से आपकी किडनी इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन को निकाल के आपकी माइलोइड स्टेम सेल को स्टिमुलेट करके आरबीसी का प्रोडक्शन करती है।
ये तो हुई आरबीसी की बात। अब देखो प्लेटलेट्स और आपकी डब्ल्यूबीसी की बात। तो प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स कैसे बनता है, प्लेटलेट्स के भी कन्वर्जन होते हैं। सबसे पहले होता है मेगा कैरियोब्लास्ट, फिर होता है प्रो मेगा कैरियोसाइट, फिर होता है मेगा कैरियोसाइट, फिर होता है साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंटेशन, और लास्ट में आपकी बनती है प्लेटलेट जिसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। तो ये सारे कन्वर्जन आपको याद रखने हैं। आई रिपीट, सबसे पहले होता है मेगा कैरियोब्लास्ट, फिर होता है प्रो मेगा कैरियोसाइट, फिर होता है मेगा कैरियोसाइट, फिर होता है साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंटेशन, और लास्ट में बनता है प्लेटलेट। ये तो हो गई प्लेटलेट की बात। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। तो यहाँ पर माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, बैंड सेल, और लास्ट में मैच्योर ग्रेन्युलोसाइट, जैसे कि आपका न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसोफिल। ये सारी डब्ल्यूबीसी आपकी इस तरह से बनती है। तो हमने देखा कि माइलोइड स्टेम सेल जो है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट बना रही है, और यही हमें बनवाना था। फिर हमने देखा कि इनकी स्टेजेस कौन कौन सी होती है। तो आरबीसी की ये सारी स्टेज होती है, डब्ल्यूबीसी की ये सारी स्टेज होती है, और प्लेटलेट की ये सारी स्टेज होती है। जब एक के बाद एक स्टेप कन्वर्ट होती जाएगी तो फाइनल प्लेटलेट बन जाएगा। यहाँ पर फाइनल जो है आपकी ग्रेन्युलोसाइट मतलब कि डब्ल्यूबीसी बन जाएगी, और यहाँ पर फाइनल आपका मैच्योर रेड ब्लड सेल बन जाएगा। क्लियर? ये होता है आपका हीमोपोइसिस, हेमेटोपोइसिस, जहां पर ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट है आपका सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, और इसको ध्यान से सुनना। हीमोग्लोबिन बनता कैसे है, क्योंकि ये 5-6 स्टेप है, बस इसको आपको याद करना है। ठीक है, अभी आपको पता है कि आरबीसी के अंदर क्या मिलता है, हीमोग्लोबिन, पता है ना ये बात। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। और आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। क्यों नहीं होता न्यूक्लियस? ताकि हीमोग्लोबिन के लिए अच्छी जगह मिल पाए। आरबीसी चाहता है, मैं आरबीसी हूं, मैं चाहूंगा कि हीमोग्लोबिन मेरे साथ रहे, तो मैं इस न्यूक्लियस को निकाल के फेंक दूंगा। इस न्यूक्लियस से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं चाहूंगा कि मेरे पास हीमोग्लोबिन रहे। तो मैं हीमोग्लोबिन से बहुत प्यार करता हूं, मैं चाहता हूं मेरे पास हीमोग्लोबिन रहे, इसलिए मैं न्यूक्लियस को निकाल देता हूं। तो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस उसे जरूरत ही नहीं है, उसे जरूरत है हीमोग्लोबिन की। और जब हीमोग्लोबिन आएगा तब वो खुश हो जाएगा। तो आरबीसी जगह देता है हीमोग्लोबिन को कि देखो मैंने न्यूक्लियस को निकाल दिया, आपके लिए जगह आ जाओ। ठीक है, तो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां पर हीमोग्लोबिन अच्छे से आकर अटैच हो सके। चलिए ठीक है, अब देखते हैं हीमोग्लोबिन को। तो हीमोग्लोबिन को जब मैं ब्रेक करूंगा तो हीम का मतलब होता है आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, और ग्लोबिन का मतलब होता है एक प्रोटीन पार्ट। और जहां कहीं भी प्रोटीन का नाम आता है तो प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से। किससे बनता है? अमीनो एसिड से, और वी कैन से अमाइनो एसिड से। तो हीमोग्लोबिन का मतलब क्या हो गया? हीम का मतलब हो गया आयरन वाला पार्ट, और ग्लोबिन का मतलब हो गया प्रोटीन वाला पार्ट। अब ये जो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन है, इसको इनिशिएट कौन करता है? इसको इनिशिएट करता है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। सबसे पहले आप ये याद रखो कि हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन इज इनिशिएटेड बाय प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। और ये हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कब तक चलेगा? जब तक कि रेटिकुलोसाइट नाम की स्टेज नहीं आ जाती। क्लियर हो गया? तो हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन इज इनिशिएटेड बाय प्रोइरेथ्रोब्लास्ट एंड कंटिन्यू इनटू द रेटिकुलोसाइट स्टेज ऑफ रेड ब्लड सेल डेवलपमेंट। कब तक चलता है? रेटिकुलोसाइट स्टेज तक ये फॉर्मेशन चलता है। अब हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है हीमोग्लोबिन। हीमो में एक तो आयरन पार्ट है और एक ग्लोबिन पार्ट है, मतलब प्रोटीन पार्ट है। मतलब हमें चाहिए एक तो आयरन पार्ट और हमें चाहिए एक प्रोटीन पार्ट। इन दोनों को जब मिला देंगे तो हीमोग्लोबिन तैयार हो जाएगा। तो आपका जो इरिथ्रोब्लास्ट सेल होता है ना, इस सेल को पता लग गया। क्या पता लग गया सर? इरिथ्रोब्लास्ट सेल को पता लग गया कि अगर मैं अमीनो एसिड लूंगा तो अमीनो एसिड से मैं प्रोटीन बना सकता हूं, और प्रोटीन हमें चाहिए भी, सही है ना। तो ये किसको पता लगा? इरिथ्रोब्लास्ट सेल को। तो इरिथ्रोब्लास्ट सेल ने अमीनो एसिड को ले लिए। जैसे ही इरिथ्रोब्लास्ट सेल अमीनो एसिड को लेता है, वो इरिथ्रोब्लास्ट सेल जो है प्रोटीन बना सकता है। अमीनो एसिड आर टेकन अप बाय इरिथ्रोब्लास्ट सेल टू मेक ग्लोबिन चेन। टू मेक ग्लोबिन चेन मतलब कि प्रोटीन पार्ट, जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा ग्लोबिन और डेल्टा, है ना। ये सारे तरह के ग्लोबिन चेन वो बना सकता है। तो अमीनो एसिड ले लो और प्रोटीन बना लो। ये बात किसने देखी? ये बात देखी आपकी इरिथ्रोब्लास्ट ने। तो सर ठीक है, अच्छी बात है, एक पार्ट तो तैयार हो गया, हमारा प्रोटीन तो तैयार हो गया। ठीक है, चलिए अभी तक हमें इतना क्लियर है सर कि हमारा प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया है। प्रोटीन कैसे बना है?
सर प्रोटीन आपने बताया तो है कि जो इरिथ्रोब्लास्ट सेल है उस इरिथ्रोब्लास्ट सेल ने अमीनो एसिड को ले लिया, और इरिथ्रोब्लास्ट सेल ने जैसे ही अमीनो एसिड को लिया उसने तरह तरह के प्रोटीन बना दिए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। पर सर अभी भी हमें हीम मॉलिक्यूल चाहिए, आयरन का मॉलिक्यूल चाहिए, क्योंकि प्रोटीन तो हमारा तैयार हो गया पर अभी भी हीम मॉलिक्यूल चाहिए ताकि हम हीमोग्लोबिन बना सके। तो अब ध्यान से देखना, जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाओगे तब आप पढ़ोगे क्रेब्स साइकिल, जिसको कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसको कहते हैं टीसीए, और भी नाम है इसके, सिट्रिक एसिड, टीसीए, क्रेब्स साइकिल, है ना, आपने पढ़ा भी होगा क्लास 11th में। तो वहां पर बनता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। क्या बनता है? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। तो जो क्रेब्स साइकिल चल रही है हमारे सेल में, उस क्रेब्स साइकिल में से हमने निकाला सक्सिनाइल कोएंजाइम ए और उसको ऐड कर दिया ग्लाइसिन के साथ। किसके साथ ऐड कर दिया? ग्लाइसिन के साथ। हमें बनाना है हीम वाला पार्ट, उसी को बनाने के लिए मेहनत करेंगे। अब सबसे पहले क्या करेंगे? सक्सिनाइल को ए को लेंगे। कहां से लाए सर? आपकी क्रेब्स साइकिल से। तो हमने लिया सक्सिनाइल कोएंजाइम है क्रेब्स साइकिल से, फिर हमने लिया ग्लाइसिन, और इन दोनों को ऐड करने के बाद हमने बनाया डेल्टा अमीनो लेवलिनिक एसिड। क्या बोलोगे? डेल्टा अमीनो लेवलिनिक एसिड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ALA। और ये पूरी प्रोसेस जो हो रही है ये हो रही है सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है सर, हमें क्लियर हो गया कि क्रेब्स साइकिल से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए आया, उसको आपने ग्लाइसिन के साथ जोड़ा, फिर आपका बन गया डेल्टा अमीनो लेवलिनिक एसिड, जिसको बोलते हैं ALA। और ये पूरी प्रोसेस जो है माइटोकॉन्ड्रिया में हुई है। क्लियर है सर? अब देखो, ये जो आपका ALA बना है ना, इस ALA को लेंगे और इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे। कितने मॉलिक्यूल लेंगे? इस ALA के 2 मॉलिक्यूल लेंगे और इनको कंबाइन कर देंगे। जब हम 2 ALA मॉलिक्यूल को लेंगे और इनको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास बनेगा पोरफोबिलिनोजन। क्या बनेगा? पोरफोबिलिनोजन। वापस बोलो, पोरफोबिलिनोजन। तो आप देख सकते हैं पोरफोबिलिनोजन बन गया, जिसको लिखते हैं PBG। ऐसे याद रखो, PUBG। और जैसे ही ये PBG बना, इस PBG के 4 मॉलिक्यूल लेंगे। अभी क्या करा था हमने? जो ALA बना था ना, इसके 2 मॉलिक्यूल लिए थे, है ना, इसको कंबाइन किया था और बनाया था पोरफोबिलिनोजन। अब ये जो पोरफोबिलिनोजन बना है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं PBG, इसके 4 मॉलिक्यूल लेंगे। कितने मॉलिक्यूल लेंगे? 4 मॉलिक्यूल लेंगे। उससे एक रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको हम कहेंगे यूरोपोर पाइरिनोजन 3। क्या बोलेंगे? यूरोपोर पाइरिनोजन 3। देखो बहुत सिंपल है, हमने PBG बनाया, उस PBG के हमने 4 मॉलिक्यूल लिए, उसको इस तरह से रिंग में अरेंज किया। जैसे ही उसकी रिंग स्ट्रक्चर बनी, उसका नाम हमने रख दिया यूरोपोर पाइरिनोजन 3। क्या बोलोगे? यूरोपोर पाइरिनोजन 3। फिर ये कन्वर्ट हो जाता है को प्रो पोर फाइरिनोजन 3। बोलो, को प्रो पोर। देखो, को, फिर प्रो प्लेयर, फिर पोर, फिर फाइरिनोजन, और 3 का 3, फाइरिनोजन का फाइरिनोजन, 3 का 3। ठीक है, जब हमारे पास ये बन गया है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे प्रोटोपोरफायरिन में। किस में कन्वर्ट करेंगे? प्रोटोपोरफायरिन 9 में। देखो, तो इस तरह से ये सारी साइकिल चलती है। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। हमारे पास सक्सेनाइल कोएंजाइम था जो सिट्रिक एसिड से मिला था, फिर ग्लाइसिन के साथ रिएक्ट कराया तो हमने बनाया ALA। ये पूरी प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में हुई। फिर हमने 2 ALA के मॉलिक्यूल लिए, इससे कंबाइन करके हमने बनाया पोरफोबिलिनोजन PBG। फिर इस PBG के हमने 4 मॉलिक्यूल लिए, उसकी रिंग स्ट्रक्चर बनाई और उसे हमने बोला यूरोपोरफायरिनोजन 3। फिर ये यूरोपोरफायरिनोजन 3 जो है कन्वर्ट हुआ कोप्रोपोरफायरिनोजन 3 में। फिर इसको हमने कन्वर्ट किया प्रोटोपोरफायरिन 9 में। अब ये जो प्रोटोपोरफायरिन 9 बना है, इस प्रोटोपोरफायरिन 9 के साथ हमने आयरन को ऐड कर दिया। किसको ऐड कर दिया? आयरन को ऐड कर दिया। और जैसे ही हमने ऐड करा, हमारे पास हमारा हीम मॉलिक्यूल तैयार है। चलो सर, फाइनली हीम मॉलिक्यूल बना। और प्रोटीन वाला तो हम पहले ही बना चुके हैं, ग्लोबिन वाला। तो हीम हम बना चुके हैं, ग्लोबिन हम पहले बना चुके हैं, तो बन गया ना हीमोग्लोबिन। हीम प्लस ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करना है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। देखो, सबसे पहले तो आपको पता लग गया कि इरिथ्रोब्लास्ट सेल ने अमीनो एसिड लेके आपका ग्लोबिन चेन बना ली, तो ये तो बहुत इजी है। अब हीम वाले पार्ट की बात करें तो सक्सिनाइल कोए ग्लाइसिन के साथ जुड़ रहा है और बनाना है ALA। ये सारी स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है।
उसके बाद 2 एल के मॉलिक्यूल कंबाइन होकर बनाते हैं पोरफोबिलिनोजन पीबीजी, फिर 4 पीबीजी के मॉलिक्यूल एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कहते हैं यूरोपोरफायरिनोजन 3, फिर वो कन्वर्ट होता है कोप्रोपोरफायरिनोजन 3 में, फिर वो कन्वर्ट होता है प्रोटोपोरफायरिन 9 में, फिर इस प्रोटोपोरफायरिन 9 के साथ हम आयरन को ऐड कर देते हैं ताकि हमारा हिम बन जाए। और ये जो प्रोटोपोरफायरिन 9 के साथ हम आयरन को ऐड करते हैं, ये स्टेप जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो इस तरह से हमारा हीमोग्लोबिन पूरी तरह से तैयार है। और जैसा कि आप देख सकते हैं हीमोग्लोबिन में 4 ग्लोबिन चेन होती है और 4 हिम के ग्रुप होते हैं, और जो भी हिम का ग्रुप होता है उसके साथ आयरन होता है और आयरन के साथ ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो 4 ग्लोबिन चेन होती है, 4 हिम ग्रुप होते हैं, हर हिम ग्रुप के साथ एक आयरन होता है और आयरन के साथ आपका ऑक्सीजन बाइंड होता है। इस तरह से हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। अब देखो एक और टॉपिक है आपका एनीमिया। एनीमिया मैंने आपको बहुत ही डिटेल स्टडी करवा रखी है सेकंड सेमेस्टर में पैथोफिजियोलॉजी में। एनीमिया कई तरह से होता है, जैसे कि आपका सिकल सेल एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, बहुत तरह के एनीमिया होते हैं। अब सबसे पहला सवाल ये है कि सर ये एनीमिया होता क्या है? तो ध्यान से सुनना, मेरे ब्लड में आरबीसी की कमी हो जाना। अगर मेरे ब्लड में आरबीसी की कमी होगी, अगर मेरे ब्लड में आरबीसी की कमी होगी, तो आरबीसी की कमी होने की वजह से मेरे ब्लड में हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा, मेरे ब्लड में आयरन भी कम हो जाएगा और मेरे ब्लड में ऑक्सीजन भी कम हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में होता है आयरन और आयरन से जुड़ा होता है ऑक्सीजन। अगर एक चीज कम हो गई तो सारी चीजें कम हो जाएगी। तो आप बोल सकते हैं एनीमिया का सीधा सा मतलब होता है आरबीसी का नंबर कम होना, या फिर आयरन की डिफिशियंसी होना, या फिर हीमोग्लोबिन का कम होना, या फिर ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम होना। ये सारी ही कंडीशन एनीमिया को दर्शाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल और द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड इज लोअर देन नॉर्मल लीडिंग टू रिड्यूस ऑक्सीजन डिलीवरी। ये सारी चीजें आगे डेफिनेशन में। अब इसके टाइप्स की बात करूं तो कई तरह से होते हैं। अगर आयरन की कमी की वजह से हो रहा है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन B12 की कमी से हो रहा है तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया। अगर आपकी रेड ब्लड सेल, ये जो आपकी रेड ब्लड सेल होती है ना, ये 120 दिन में अपने आप मर जाती है। इसका लाइफ स्पेन कितना होता है? 120 दिन। 120 दिन आरबीसी जीती है, उसके बाद मर जाती है। पर अगर किसी कंडीशन में आरबीसी 30 दिन में मरने लग गई, 40 दिन में मरने लग गई, तो दिक्कत है ना? तो नॉर्मल बैलेंस बिगड़ जाएगा हमारा। तो उस कंडीशन को बोलते हैं हीमोलिटिक एनीमिया, मतलब कि आरबीसी का प्री मैच्योर डेथ हो रहा है, जिसकी वजह से आरबीसी कम हो रही है और आरबीसी कम होने की वजह से एनीमिया हो रहा है, तो हीमोलिटिक एनीमिया। फिर होता है आपका एप्लेस्टिक एनीमिया और सिकल सेल एनीमिया। तो कई तरह से एनीमिया होते हैं। सिकल सेल में क्या होता है, जो आपकी आरबीसी होती है ना, जनरली तो वो किस शेप की होती है? राउंड बाई कॉनकेव। पर सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी की शेप हो जाती है सिकल शेप। कैसी हो जाती है? सिकल शेप। ठीक है, एनीमिया क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। आरबीसी की कमी होना, हीमोग्लोबिन की कमी होना, आयरन मॉलिक्यूल की कमी होना, ऑक्सीजन की कमी होना, कई तरह के आपके वी कैन से एनीमिया होते हैं, जैसे आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, हीमोलिटिक, सिकल सेल। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? मतलब कि किसी पेशेंट को एनीमिया हो रहा है तो हमें कैसे पता लगेगा? तो उस पेशेंट को थकान होगी, उस पेशेंट को चक्कर आएंगे, कमजोरी होगी, उस पेशेंट की स्किन का कलर पूरी तरह से उड़ जाएगा, उस पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, बार बार उसे सांस लेने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है ना? साथ ही साथ उसको चक्कर आएंगे, डिजीनेस होगा, चक्कर आएंगे। तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं एनीमिक पेशेंट में। फैटिक, वीकनेस, पेल स्किन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड डिजीनेस। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में आप आयरन दो, हरी सब्जियां खाओ क्योंकि हरी सब्जियों में आयरन होता है, आयरन सप्लीमेंट लो। अगर आप हरी सब्जी नहीं खाते तो आयरन की टेबलेट्स लो, विटामिन लो, मेडिकेशन लो, और बहुत ही रेयर ऑप्शन है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो ब्लड ले लो किसी से। क्या कारण हो सकते हैं एनीमिया के? आपका खाना अच्छा नहीं है, आपके खाने में आयरन नहीं है ना? आपका ब्लड लॉस हो गया जिसकी वजह से ब्लड में आरबीसी की कमी हो गई, कोई गंदी बीमारी आपको हो गई है, कोई इनहेरिटेड कंडीशन है कि हमारे पिताजी के पिताजी को थी अब हमें भी है, ऐसा कुछ है, इनहेरिटेड कंडीशन है, तो एनीमिया हो सकता है। तो कोजेस, ट्रीटमेंट, सिम्टम्स, टाइप्स और एनीमिया क्या होता है, फिलहाल के लिए आपको इतना ही काफ़ी है, क्योंकि जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाओगे ना, तब आधा आधा घंटा एक एक एनीमिया को दोगे।
45 मिनट 45 मिनट 45 मिनट, तब तो आप पीएचडी कर लोगे, अभी इतना काफ़ी है। ठीक है, फिर देखते हैं। अच्छा एक बात और, जिसको अगर एनीमिया सच में देखना है क्या होता है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पैथोफिजियोलॉजी की लिंक दे दूंगा, उस प्लेलिस्ट को ओपन करना, या फिर आप सीधा लिखना जो भी एनीमिया आपको देखना है, आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी, सीधा लिखना आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बाय डेप्थोबायोलॉजी, आपको मिल जाएगा। कोई भी टॉपिक सर्च करना है, पीछे डेप्थोबायोलॉजी लगा देना। अब देखो मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन, मतलब कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूं और अगर मेरे स्किन में कहीं पे कट लग गया, तो कट लगने के बाद यहाँ से ब्लड लॉस होगा, ब्लड बाहर निकलेगा, पर थोड़ी देर बाद मैं देखूंगा तो यहाँ पर ये ब्लड लॉस बंद हो जाएगा। तो ऐसा कैसे हुआ? जब मेरे खून निकल रहा था तो वहां पर कोगुलेशन हुआ कैसे, ये खून जमा कैसे, ये हमें देखना है। तो हमें देखना है मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन, जिसको बोलते हैं हीमोस्टेसिस, मतलब कि ब्लड को रोकना, ब्लड के फ्लो को रोकना, जो ब्लड बह रहा है कट लगने के बाद उसको रोकना, उसे कहते हैं हीमोस्टेसिस, और इसे कहते हैं कोगुलेशन, या इसे कहते हैं ब्लड की क्लोटिंग होना। ठीक है, अब देखो, जैसे मेरी स्किन थी, यहां पर मेरे को कट लग गया, यहां से कट लगते ही खून निकलना शुरू हो गया, खून निकलना शुरू हो गया। तो सबसे पहले पता है क्या होगा, यहाँ की जो ब्लड वेसल होगी ना, उसको पता लग गया कि यार यहाँ से तो खून निकल रहा है, तो वो ब्लड वेसल जो है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? कॉन्स्ट्रिक्ट। कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब ऐसी सिकुड़ जाएगी ताकि खून कम से कम निकले। तो सबसे पहले कहीं भी चोट लगती है तो सबसे पहले क्या होता है, जो ब्लड वेसल होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है ताकि खून कम से कम निकले, है ना, सिकुड़ जाती है। तो सबसे पहले वेस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, फिर प्लेटलेट वहां पर आती है, और प्लेटलेट जो है प्लग फॉर्मेशन करती है, यहां पर प्लेटलेट इस तरह से इकट्ठी हो जाती है। फिर फाइब्रिन आता है और फाइब्रिन इन प्लेटलेट्स को एक मजबूत क्लोट में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस होती है। अब दो बात है, दो पाथवे चलते हैं यहाँ पर ब्लड क्लोटिंग के। एक तो होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे। अब नाम से पता लग रहा, एक्सट्रिंसिक मतलब कि बाहर का, इंट्रिंसिक मतलब कि अंदर का। तो अगर आपको इंटरनल ब्लीडिंग होती है तो उस कंडीशन में इंट्रिंसिक पाथवे फॉलो होता है, और अगर आपको कहीं बाहर कट लग जाता है तो उस कंडीशन में एक्सट्रिंसिक पाथवे फॉलो होता है। क्लियर? अब देखो यहां पर मैंने आपको क्या बोला, जब भी आपको कट लग जाता है तो आपका क्या होता है, सबसे पहले वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ब्लड वेसल जो होती है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है ताकि ब्लड फ्लो कम हो। उसके बाद प्लेटलेट आती है और चिपक जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कट लगा तो यहाँ पर प्लेटलेट आकर चिपक गई। उसके बाद प्लेटलेट जो है एक्टिवेट होती है। क्या होती है? एक्टिवेट होती है। एक्टिवेट होने का मतलब कि वो कुछ केमिकल्स निकालती है, जैसे कि ADP, थ्रोम्बोक्सेन A2, कुछ केमिकल्स निकालती है, और फिर बाकी प्लेटलेट्स को भी बुला लेती है कि आ जाओ भाइयों यहाँ पे चिपकना है। तो उसे कहते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो सबसे पहले प्लेटलेट अधेशन, फिर प्लेटलेट एक्टिवेशन, फिर प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो प्लेटलेट का अधेशन हुआ, प्लेटलेट का एक्टिवेशन हुआ, फिर प्लेटलेट का एग्रीगेशन हुआ। इसे कहते हैं प्राइमरी हीमोस्टेसिस। अभी प्राइमरी हुआ है, मतलब अभी सिर्फ यहाँ पर प्लेटलेट्स आई है एक्टिवेट होके। अब यहां पर फाइब्रिन का फॉर्मेशन होगा, और जब फाइब्रिन का फॉर्मेशन होगा तो उसे कहेंगे सेकेंडरी हीमोस्टेसिस हो गया। क्योंकि फाइब्रिन का जैसे ही फॉर्मेशन होता है ना, ये फाइब्रिन का फॉर्मेशन है, जैसे ही फाइब्रिन का फॉर्मेशन होता है ब्लड क्लोट जो होता है स्टेबल हो जाता है। दिस स्टेप स्टेबलाइज द प्लेटलेट प्लग थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ ए फाइब्रिन। देखो स्टेबलाइज कर देता है प्लेटलेट के प्लग को फाइब्रिन के फॉर्मेशन से। फिर मैंने आपको बोला दो तरह का पाथवे होता है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक का मतलब होगा कि यार बाहर कट लगा है तो एक्सट्रिंसिक पाथवे फॉलो होगा, और अगर कहीं अंदर ब्लड की लॉस हुआ है, ब्लड का लॉस हुआ अगर अंदर, तो इंट्रिंसिक पाथवे फॉलो होगा, और बाहर कटा है तो एक्सट्रिंसिक। ठीक है, अब एक बात और ध्यान से सुन लेना, ये भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, इनको भी ध्यान से सुनो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरे को कट लग गया, कट लगने के बाद क्या हुआ, प्लेटलेट को दिखा कि कट लग गया, तो प्लेटलेट ने रिलीज किया थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या रिलीज किया? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है इस कैल्शियम के साथ जुड़कर, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन और ये कैल्शियम इस प्रोथ्रोम्बिन को, जो कि अभी इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है, इसको कन्वर्ट कर देंगे थ्रोम्बिन में। हुआ क्या, प्लेटलेट को दिखा कि भैया यहाँ पे कट लग गया, तो प्लेटलेट ने रिलीज कर दिया थ्रोम्बोप्लास्टिन।
अब जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन ब्लड में रिलीज हुआ, ब्लड में कैल्शियम भी होता है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम की प्रेजेंस में ये प्रोथ्रोम्बिन जो है कन्वर्ट हो गया थ्रोम्बिन में, और जैसे ही ये थ्रोम्बिन बना, इसने फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनवा दिया। और आपको तो पता ही है, जैसे ही फाइब्रिन बनता है क्लोट जो है स्टेबल हो जाता है ना, इस तरह से होता है। अब ये दोनों पाथवे देखेंगे कि एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या होता है और इंट्रिंसिक पाथवे क्या होता है, किस तरह से ये काम करते हैं। बाहर कट लगा तो क्या क्या स्टेप फॉलो होगी, कौन कौन से फैक्टर काम आएंगे, और अंदर कट लगा तो क्या होगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूं, ये रहा वो पाथवे, अभी हम देखेंगे। पर एक बात ध्यान रखना कि जो आपके क्लोटिंग फैक्टर होते हैं ना, वो टोटल होते हैं 13। कितने होते हैं? 13। इनके नाम भी पूछे जाते हैं, ये भी हम देखेंगे। तो जैसे ही यहाँ पर सबसे पहली स्टेज क्या हुई कि वेस्कुलर स्पाज्म हुआ, मतलब कि ब्लड वेसल ने अपनी साइज छोटी कर ली ताकि ब्लड का लॉस ना हो। फिर प्लेटलेट आई, प्लेटलेट एक्टिवेट हुई, प्लेटलेट एग्रीगेट हुई, फिर प्लेटलेट को फाइब्रिन से स्टेबल किया, और उसके बाद जैसे ही यहाँ पर प्लेटलेट कॉन्ट्रैक्ट हो गई, क्लोट अच्छे से बन गया, और जो चमड़ी कटी थी उसकी ग्रोथ हो गई अच्छे से, रिपेयर हो गई वो। तो उसके बाद पता है क्या होता है, उस क्लोट को रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि उस क्लोट का अब कोई काम नहीं है। जो चमड़ी आपकी कटी थी, थोड़े टाइम में वो चमड़ी कटी हुई रिपेयर हो जाती है, तो जो आपने क्लोट बनाया था उस क्लोट को भी हटाना पड़ेगा। तो आफ्टर हीलिंग, आफ्टर रिपेयरिंग, प्लाज्मिन जो होता है वो डिसॉल्व कर देता है फाइब्रिन के क्लोट को। तो फाइब्रिन जो कि एक स्टेबल क्लोट बनाता है, इसको भी डिसॉल्व कौन कर देता है? प्लाज्मिन डिसॉल्व कर देता है। तो हमेशा ध्यान रखना, फाइब्रिन स्टेबल क्लोट बनाने के लिए, और आपका जो प्लाज्मिन उस स्टेबल क्लोट को डिसॉल्व करने के लिए होता है प्लाज्मिन। और जिसे नहीं पता वो सुन लो कि जो लीवर होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लीवर को चाहिए विटामिन के। क्या चाहिए? विटामिन के। अगर लीवर को विटामिन के मिल जाता है ना, तो ये लीवर ही क्लोटिंग फैक्टर बनाता है। क्या बात कर रहे हो सर? लीवर बनाता है? हाँ जी, लीवर क्लोटिंग फैक्टर बनाता है। जब लीवर के पास विटामिन के आ जाता है तो लीवर के पास कैपेबिलिटी होती है क्लोटिंग फैक्टर बनाने की। पर ये जितने भी क्लोटिंग फैक्टर बनाता है सारे इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। कैसे फॉर्म में रहते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। बाद में ये प्रोटियोलिटिकली क्लीव्ड होते हैं, टूटते हैं, और उसके बाद ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है सर, हमें क्लियर हो गया कि लीवर जो है क्लोटिंग फैक्टर बनाता है। लीवर जो क्लोटिंग फैक्टर बनाता है वो इनएक्टिव होते हैं, बाद में वहाँ पे प्रोटियोलाइटिकली क्लीव्ड होता है जिससे वो एक्टिव कन्वर्ट हो जाते हैं, और लीवर को क्लोटिंग फैक्टर बनाने के लिए विटामिन के की जरूरत है। ठीक है सर। और ये सारी स्टेप्स भी हमें क्लियर है सर, कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हो गया, कोगुलेशन कैस्केड बन गया, क्लोट रिट्रैक्शन हो गया, रिपेयरिंग स्टार्ट हो गई, फिर लास्ट में क्लोट रिमूव कर दिया, प्लाज्मिन ने क्लोट को डिसॉल्व कर दिया। अब ये दो पाथवे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, कैसे ब्लड क्लोट हो रहा है वो देखो। सबसे पहले एक्सट्रिंसिक पाथवे, मतलब कि अगर मुझे बाहर कट लगा है तो कैसे कैसे स्टेप फॉलो होगी, क्योंकि अल्टीमेटली हमें स्टेबल ब्लड क्लोट ही बनाना है। तो अब देखो कैसे बनेगा, ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहले जैसे ही मुझे कट लगता है ना, तो मेरे ब्लड में जो 7th नंबर का फैक्टर होता है, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, जैसा कि मैंने आपको बोला कि टोटल 13 होते हैं, तो उसमें से जो 7th नंबर का मेरा ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। कब? जब मुझे कट लगता है टिश्यू पे, हाथ पे वगैरह पे कट लगता है, ट्रॉमा इंजरी हो जाती है, तब मेरा 7वें नंबर का ब्लड क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ये 7वें नंबर का ब्लड क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट होता है, ये 10वें नंबर वाले को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है सर, जैसे ही कट लगा, कट लगने से 7वें नंबर का क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो गया। ये ए का मतलब एक्टिवेट है ना, 7 और 7 है, 7A का मतलब ये एक्टिवेट हो गया। तो 7 से 7A मतलब जैसे ही टिश्यू पे कट लगा, ये 7th वाला फैक्टर जो है एक्टिवेट हो गया, इसने 10th फैक्टर को एक्टिवेट कर दिया। अब जैसे ही 10th फैक्टर एक्टिवेट हुआ, उस 10th फैक्टर ने 2nd फैक्टर को एक्टिवेट करा। पर एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर 5th फैक्टर भी एक्टिवेटेड रहता है, तभी ये कन्वर्जन होता है। तो 7 से 7 है, 10 से 10 है, फिर ये जो 10th फैक्टर एक्टिवेट हुआ, इसने 2nd फैक्टर को एक्टिवेट कर दिया, पर 5th ए होना चाहिए, मतलब 5वां फैक्टर भी एक्टिवेट होना चाहिए इस स्टेप में जब 2nd फैक्टर एक्टिवेट हो रहा है। जैसे ही 2nd फैक्टर एक्टिवेट हुआ, इसका मतलब क्या है कि प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बन गया। जैसे ही 2nd फैक्टर एक्टिवेट हुआ, ये 2nd फैक्टर 1st फैक्टर को भी एक्टिवेट कर देगा, और यही 2nd फैक्टर जो है 13th नंबर के फैक्टर को भी एक्टिवेट कर देगा। तो हमने क्या देखा, 7th वाला एक्टिवेट हुआ, फिर 10th वाला एक्टिवेट हुआ, फिर 10th वाला जैसे ही एक्टिवेट हुआ उसने 2nd वाले को एक्टिवेट किया, फिर जैसे ही 2nd वाला एक्टिवेट हुआ उसने 1st वाले को एक्टिवेट किया,
और सेकंड वाले ने आपके 13th वाले को भी एक्टिवेट किया। और जैसे ही यहाँ पर फर्स्ट वाला एक्टिवेट हुआ और 13th वाला एक्टिवेट हुआ, ये फर्स्ट वाला और ये 13th वाला दोनों मिला के एक स्टेबल क्लोट बना लेते हैं। तो ये होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। जब मुझे बाहर से कोई कट लगता है तब ये वाला पाथवे फॉलो होता है। आप देख सकते हैं कि ये जो 10th ए हुआ था और ये 5th ए था, इन दोनों ने मिलकर सेकंड से सेकंड ए करा, मतलब कि प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाया। फिर ये जो थ्रोम्बिन बनाना, इस थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट किया। वही हो रहा था, अभी हमने देखा था। अब ये तो हो गया हमारा एक्सट्रिंसिक। अब देखते हैं इंट्रिंसिक पाथवे। सेल के अंदर अगर कट वगैरह लग जाए, ब्लड लॉस हो जाए तो क्या होता है। तो जैसे ही कट वगैरह लगता है, ब्लड लॉस होता है, इंट्रिंसिक पाथवे फॉलो होता है। अगर अंदर ब्लड लॉस हो रहा है तो उस कंडीशन में 12th फैक्टर एक्टिवेट होता है सबसे पहले। फिर जैसे ही 12th फैक्टर एक्टिवेट होता है वो 11th फैक्टर को एक्टिवेट करता है। फिर जैसे ही 11th फैक्टर एक्टिवेट होता है वो 9th फैक्टर को एक्टिवेट करता है। तो अगर अंदर दिक्कत आ रही है तो पहले 12 एक्टिवेट होगा, फिर 11 और फिर 9 एक्टिवेट होगा। 12 11 9, क्या बोलोगे? 12 11 9 अंदर के लिए। और जैसे ही ये 9 फैक्टर एक्टिवेट होता है तो 9th फैक्टर एक्टिवेट होने के बाद और 8th फैक्टर एक्टिवेटेड ऑलरेडी है, तो ये दोनों फैक्टर जो हैं इस 10वें फैक्टर को एक्टिवेट कर देते हैं। और जैसे ये 10वां फैक्टर एक्टिवेट होता है, बाकी की सारी साइकिल सेम है। तो मतलब कि एक्सट्रिंसिक का पाथवे ये वाला और इंट्रिंसिक का पाथवे ये 3 स्टेप, फिर ये जाके इसको एक्टिवेट कर रहे हैं और जैसे ये एक्टिवेट हो रहा है बाकी फिर ये सारी स्टेप सेम है। समझ में आया? इस तरह से होता है। अब ये आपके 13 फैक्टर्स के नाम दे रखे हैं, जैसे फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, प्रोएसिलरीन, एसिलरीन, स्टेबल फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी, प्रोवर फैक्टर, हीमोफिलिया सी भी कह सकते हैं आप फैक्टर 11 को, फिर हेजमन फैक्टर, फिर फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये 13 फैक्टर आपको याद होने चाहिए, ब्लड कोगुलेशन के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको लिखोगे तो आपका प्रभाव अच्छा पड़ेगा। और ये डायग्राम बना दोगे तो एग्जामिनर खुश, खुशम खुश। बस अच्छे से बनाना। देख लो, फैक्टर 1 क्या होता है? फाइब्रिनोजन। फैक्टर 2 होता है प्रोथ्रोम्बिन। फैक्टर 3 होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। मेरे साथ याद करो, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। फिर आता है कैल्शियम, फिर आता है कैल्शियम। फिर देखो, प्रो बंदा है और एक नॉर्मल बंदा है, तो एक प्रो एसिलरीन, एक नॉर्मल एसिलरीन, है ना। फिर स्टेबल फैक्टर आएगा, फिर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी, फिर पावर आ जाएगी, ऐसे याद रखो, पावर, पावर को पावर, ठीक है। फिर हीमोफिलिया सी, फिर हेजमन फैक्टर और फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो इस तरह से आपको 13 ही फैक्टर के नाम याद रखने हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? अभी तक कोई डाउट? चलिए, तो एक बार मैं आपको एनिमेशन दिखा देता हूं, उसके बाद इस लेक्चर को एंड करते हैं। एनिमेशन वही अभी जो हमने ब्लड क्लोट किया ना, और ब्लड के बारे में इतना सारा पढ़ा, तो एक बार देख भी लेते हैं ताकि आपको अच्छा लगेगा कि हाँ सर मज़ा आया समझ के। चलो चलो, और बताओ कैसे हो? अरे सर हम तो बढ़िया हैं, फटाफट फटाफट कनेक्ट करो। हो गया, बस हो गया, है ना। तो आज हमने बहुत ही डिटेल स्टडी करा है। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं ये ब्लड फ्लो हो रहा है ना। ये नॉर्मल ब्लड यहाँ पर फ्लो होते हुए दिखा रखा है मैंने, देखो आप। और ये फिर आपकी सारी सेल्स फ्लो होती हुई जा रही है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। मैंने आपको बोला था ना कि ब्लड जो है फॉर्म्ड एलिमेंट से और प्लाज्मा से मिलकर बना है, तो देखो यहाँ पर सब कुछ है और प्लाज्मा में ही ये फ्लोट हो रहे हैं, प्लाज्मा में ही ये फ्लोट हो रहे हैं सारे आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सभी फ्लोट हो रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से फ्लोट होते हैं प्लाज्मा में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर आपको कट लगता है ना, तो जैसे ही आपको कट लगता है आपका खून बहना शुरू हो जाता है। ये देखिए आपका खून बहना शुरू हो गया, बाहर निकलना शुरू हो गया, ये आपका डैमेज एरिया है। तो प्लेटलेट आएगी, अभी प्लेटलेट को पता लगा कि अच्छा डैमेज एरिया है, तो प्लेटलेट ने थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज कर दिया। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है कैल्शियम के साथ मिलकर थ्रोम्बिन बनाएगा। क्या बनाएगा? थ्रोम्बिन। और ये थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनवाता है। फिर यही फाइब्रिन जो है वहां पर क्लोट का काम करता है, क्लोट करवा देता है। आप देखना अभी फाइब्रिन की वजह से क्लोट हो जाएगा। तो ये जो थ्योरी हमने पढ़ी थी वो सारा आप देख सकते हैं, इस तरह से क्लोट हो जाता है। फाइब्रिन जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लोटिंग में। एक बार आप वापस देखिए यहाँ से, आपको आइडिया लग जाएगा पूरा अच्छे से कि किस तरह से क्लोटिंग हुई थी, है ना। क्योंकि समझना लिखना आप ही के हाथ में है, मेरा काम अच्छे से समझाने का है। तो एक बार छोड़ो, दो बार छोड़ो, 3 बार देखो आप। ये देखो, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बना,
प्लेटलेट ने रिलीज किया, थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ जुड़ा और इसने थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया प्रोथ्रोम्बिन को, और फिर फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर दिया थ्रोम्बिन ने, और जैसे फाइब्रिन बना ये क्लोटिंग स्टार्ट हो गई। इस तरह से ये क्लोटिंग होती है। तो आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको मिलेंगे www.depthofbiology एप्लीकेशन पे, है ना, www.depthofbiology.com वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे और डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। देखो ये किस तरह से बंद हो जाएगा, बिल्कुल पूरा बंद हो जाएगा ये, देखो एकदम हो गया ना, ऐसे बंद हो जाता है। ठीक है, तो सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर। आई नो लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी हो चुका है, पर मुझे सारे टॉपिक समझाने थे इसलिए ये लेक्चर लेंदी हुआ है। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। जय श्री राम। थैंक यू।